आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मस्ती भाई मंजी सर में स्वागत है, वेलकम है। और आप लोग देखे होंगे जो कि क्रिया का टॉपिक आपके पास पहुंचा होगा। और 2 वीडियो आपको रोज देखने को मिलेगा, एक 10 बजे और एक शाम 6 बजे। तो आज हम लेकर के आपके लिए आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों टॉपिक एकदम क्लियर है कि एक-एक क्वेश्चन बनेगा, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। एकदम और बेहतरीन तरीके से। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा उपसर्ग प्रत्यय और उसी के साथ एक विराम चिह्न, जो कि इम्पोर्टेंट है। जितने महत्वपूर्ण है, आपको वो सारी बातें क्या की जाएगी, पढ़ाई जाएगी। तो आप देखना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या है कि थोड़ा घंटिया टिप दीजिएगा कि कोई भी मैटर जाएगा ना, आपके पास पहुँचेगा। चलिए देखते हैं, हम चलेंगे आज हम चलेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के पास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। सबसे पहले आप जानिएगा कि आप जानिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपसर्ग उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और क्या पढ़ेंगे, प्रत्यय। ये टॉपिक है उपसर्ग और। सबसे पहले उपसर्ग क्या है, उसके बाद प्रत्यय क्या, आप जानेंगे। ये सिंपल टॉपिक है, लेकिन सवाल पूछा जाता है, बेहतरीन पूछा जाता है। इसमें कोई दिक्कत, कोई जो है कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए और एकदम सवाल बनेंगे आपका यहाँ से। तो सबसे पहले आप जानिए कि उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग जो है और प्रत्यय जो है एक प्रकार का शब्दांश है। तो सबसे पहले हम जानेंगे उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग, उपसर्ग, इसको इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। ये बोलते हैं प्रीफिक्स, ये देखिएगा, ठीक है, ये प्रीफिक्स। तो आप जानिएगा उपसर्ग में क्या कहते हैं कि उपसर्ग वह शब्दांश होता है, उपसर्ग वह शब्दांश होता है होता है उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आगे आगे, लेकिन अब टॉपिक चेंज हो गया है। आदि का और आदि का मतलब हम अंत समझ लेते हैं, लेकिन जानिएगा कि आगे आदि का मतलब प्रारंभ होता है। उपसर्ग वह शब्दांश होता है, क्या होता है भाई, शब्दांश। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। उपसर्ग एक प्रकार का क्या है, तो शब्दांश है। तो आगे जो किसी शब्द के आगे लगकर अर्थ को बदल देता है, अर्थ को बदल देता है, अर्थ को बदल देता है, अर्थ को क्या करता है भाई, बदल देता है। तो उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग। क्या कहते हैं, उपसर्ग। आप जानिएगा प्री का मतलब होता है पहले, फिक्स का मतलब अस्थायी, यानी कि जो पहले आकर के। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप जानना चाहें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप जानना चाहें तो आप जान सकते हैं कि जैसे आप के पास है कार, आपके पास क्या है, कार। हम कर दिए उसको क्या भैया, बेकार। आप जो है, आपके पास है हार, हम कह दिए कोई बात नहीं, हम आपको देंगे उपहार। अरे आप बोलेंगे कि हम शुद्ध हैं, शुद्ध अमरूद वाला गाना सुना ना भाई, वही है। और इसमें हम और जोड़ देंगे तो क्या होगा, अशुद्ध। आप कहेंगे, मान, हम कहेंगे कोई बात नहीं है, हम आपको करा लेते हैं, लगा लेते हैं क्या, अनुमान। यानी कि जो किसी शब्द के आगे लगकर अर्थ को बदल देता है, उसी को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं भाई, उपसर्ग। यानी कि उपसर्ग एक प्रकार का शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे लगकर अर्थ को बदल देता है, तो उसी को उपसर्ग कहते हैं। जैसे कार है, हार है, शुद्ध है, मान है। एक बात और जान जाइए कि जो उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगते हैं वह अपने आप में अव्ययीभाव समास होता है। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। एक टॉपिक और आप जान जाइए, ठीक। अगर पूछेगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या, हिंदी में उपसर्गों की, शायद पूछ दे आपसे हिंदी में उपसर्गों की संख्या, ठीक। दूसरा आपसे पूछ दे संस्कृत में, क्या पूछ दे, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या। आपसे पूछ दे कि उर्दू में उपसर्गों की संख्या। तो ये तरीके हैं। और आप जानिएगा ये जो हम देख रहे हैं इसी को पुनरुक्ति
क्या कहते हैं, पुनरुक्ति विराम चिन्ह के नाम से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो शायद आपको हमारी बातें बिल्कुल समझ में आई होगी और इसमें किसी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो आप जानिएगा कि हिंदी में ये जो होते हैं, हिंदी में आपके 13 होते हैं, संस्कृत में आपके 22 होते हैं और उर्दू में आपके 19 होते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि बताइए हिंदी में जो है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या क्या है तो बताएंगे 13। अगर आपसे पूछ देगा कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या क्या है तो 22 बताएंगे। तो पूछ देगा उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी है, 19 है। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई है। जैसे सवाल क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा, हम इसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे सवाल बनेगा आपका, ये सवाल अगले अगले पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ से सवाल क्या बनेगा, क्वेश्चन, प्रश्न जो है, प्रश्न आपको अलग देख लीजिए। उपसर्ग एक प्रकार का है, एक प्रकार का उपसर्ग एक प्रकार का है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जैसे ऑप्शन ए में वर्णांश, गद्यांश, पद्यांश और ये होगा शब्दांश। ठीक, उसके बाद प्रश्न दूसरा आपसे पूछेगा। प्रश्न आपसे दूसरा क्या सवाल होगा, प्रश्न दूसरा ये पूछ सकता है कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या, हिंदी में उपसर्गों की संख्या, हिंदी में उपसर्गों की संख्या। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 22, 19, 13, 18। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन ले लो। तो उपसर्ग अभी आपने पढ़ा क्या, शब्दांश। शब्दांश का मतलब क्या होता है भाई, शब्द धन अंश। शब्दांश का मतलब होता है शब्द धन अंश। शब्द का मतलब शब्द और अंश का मतलब क्या, भाग। एक अंश का मतलब भाग, अगर ये अंश है तो इस अंश का मतलब होता है कंधा। क्या होता है भाई, कंधा। जब आपको पढ़ाएंगे हम श्रुति विनाशक शब्द, तो आपको इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शब्दांश का मतलब यह एक शब्द का छोटा भाग है। अरे भाई हम लिखते हैं उपहार, तो इतना बड़ा शब्द है तो भाई छोटा निकाले ना, एक शब्द का भाग ही तो निकाले, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग देखिए, अगर किसी को लड़का बोलता है कि सर जी आज हमारा क्लियर है ना भाई, तो उपसर्ग कहाँ लागेला, प्रत्यय कहाँ लागेला। ए बाबू, दुइये गो के कहानी बे, एक अगानबे की और एक पिछानबे की। अरे बाबू प से प्रत्यय, प से पीछे, यानी कि प्रत्यय में पीछे लगेगा। अरे बाबू पिछानबे होगा तो उपसर्ग में अगानबे ही ना लगेगा जी। जैसे कहने का मतलब है धार्मिक, अगर बोलते हैं धार्मिक तो इसमें एक प्रत्यय, पिछानबे की बात हो गई। अब बोल दिए अशुद्ध, क्या बोल दिए भाई, अशुद्ध, तो इसमें अ आगे लग गया, ये उपसर्ग आगे हो गया और ये इक जो हो गया पीछे हो गया। तो पीछे लगेगा तो प्रत्यय है, आगे लगेगा तो क्या है, उपसर्ग है। इस तरीके से आप समझेंगे तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। उपसर्ग एक प्रकार का है क्या, तो वर्णांश जी नहीं, गद्यांश जी नहीं, पद्यांश जी नहीं, यानी कि है आपका क्या, शब्दांश। हिंदी में उपसर्गों की संख्या मैंने बताया, ऑप्शन आपका होगा 13, 19 तो है उर्दू का और 22 तो है आपका, 22 तो है आपका संस्कृत का। क्या है, संस्कृत का। और आपने पढ़ा है कि संस्कृत को हिंदी का आदि जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदि जननी के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। किसको, तो हिंदी। किसको भाई, तो हिंदी। शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अगला देखेंगे, इस तरीके से आपको सवाल देखने को मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि आपको उपसर्ग दिखाएंगे कि किसमें किस तरीके से है और शायद वही टॉपिक आपके पेपर में पहुंचे। देखेंगे जैसे सवाल क्या है, अगर मान लेते हैं पहला और दूसरा देखेंगे और तीसरा देखेंगे प्रति, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा देखेंगे सुर,
पांचवा देखेंगे अति, छठवा देखेंगे नीर, सातवां देखेंगे दूर, आठवां देखेंगे यथा, नौवां देखेंगे देव। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से। अब आगे इससे लगाकर शब्द बनाना है। ये हो गया असुर, ये हो गया आधार, क्या हो गया भाई आधार, ठीक है। यानी कि ये किसी शब्द के आगे क्या लग रहा है और लग रहा है, तो ये उपसर्ग। अब सवाल इसमें किस तरीके से पूछे बताएंगे। अप में देख लीजिएगा, अप में भी होगा अपमान, अपमान। प्रति में देखेंगे प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो ये तो नहीं पूछेगा आपसे, इसलिए कि स्पष्ट बता दें। अब ये पूछेगा आपसे ना प्रत्येक, क्या पूछेगा प्रत्येक, तो प्रत्येक पूछेगा तो आप कहेंगे अरे यार तो उपसर्ग जी नहीं, इसको तोड़ेंगे तो जवाब होगा प्रतिधान एक, प्रतिधान एक। उसी तरीके से प्रत्याहार, क्या है भाई प्रत्याहार, ठीक है। अब सु दिया है तो सुमन, सुमन, सु कुमार, सुकुमार, ठीक है। ये तो ई नहीं देगा, इसलिए कि ये तो आपको आसानी से एग्जामिनर सोचेगा कि आपको दिक्कत हो, तो जब दिक्कत होगा तो आपको पढ़ाएगा स्वागत, क्या पढ़ाएगा भाई स्वागत। तो जब इसको तोड़ेंगे तो ये होगा सुधान आगत, सुधान आगत। इसमें मूल शब्द आपका आगत है और उपसर्ग क्या है शुभ। अब अति दिया है तो अत्याचार, अत्याचार। उसी तरीके से यहाँ संधि के अंतर्गत, अरे यह वर्ड से पहले लगा होता है तो यहाँ होता है अत्याचार, अत्यधिक, क्या होगा भाई अत्यधिक, अत्यधिक, ठीक है। उसके बाद निर्भय है, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई निर्भर, निर्जन, निर्धन। अगर इसको संधि के अनुसार तोड़ेंगे तो निर्धन धन होगा, उपसर्ग के अनुसार तोड़ेंगे तो निर्धन, निर्हवंत रहेगा धन होगा। अगर ऑप्शन में दोनों दिया हो, ये भी दिया हो ये भी दिया हो, तो हमेशा इसी को सही करेंगे। अगर केवल ये दिया तो केवल ये सही होगा, केवल ये दिया तो ये सही होगा, ठीक है। यानी कि दोनों में है तो नीर जो होगा हमेशा यही मानता होगा, दोनों रहेंगे तो ये सही होगा, बाद में इसको सही करेंगे। ये कब होगा सही नहीं, जब ऑप्शन में यही देगा केवल तब। अगर दोनों देता है तो नीर को हलंत देखना ना भूलिएगा, बड़ी का मंत्र देखना मत भूलिएगा। अगर आप इस तरीके से देखते नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। दुर्व्यवहार देख लीजिए, ये हो जाएगा दुर्व्यवहार, ये होगा दुर्व्यवहार, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं दुरात्मा, क्या कह सकते हैं दुरात्मा। ये यथाशक्ति, यथा शक्ति, यथा संभव, यथा संभव, ठीक है। यथानुसार, यथा, यथानुसार, यथानुसार, यथाशक्ति, यथा जो है यह जो है क्या है उपसर्ग है, बाकी जो है मूल शब्द है। अब देखिएगा इससे बनाएंगे बेकार, ठीक। ये होगा बेशर्म, क्या होगा बेशर्म, बेशर्म, बेहुदा ना 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 बेहुदा नहीं, बेकाम हो जाएगा, क्या होगा भाई बेकाम, बेकाम। ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है सब, ये जो आपको दिख रहा है सब, ये जो है आपका क्या है उपसर्ग है भाई, क्या है उपसर्ग, बेहुदा नहीं होगा। बेशरम जानते हैं क्या होता है, जो पूरा लाज है घोर के पी गया हो उसी को क्या कहते हैं बेशरम। जैसे नहीं कुछ लोग होते हैं कि जो है कि लड़कों के और जो है कि लड़कों को बदनाम करते हैं सब लड़कियां, ऐसा कुछ नहीं। लड़कियों में ही सबसे पहले गलती होता है, जब देखते हैं तो उनका व्यवस्था जो है कि सूट सलवार पहले नहीं संभालते हैं, दो चार लोग को देखेंगे तो उसके बाद लगते हैं ओ माय गॉड पूरा एकदम करते हैं, तो ये भी दिक्कत है, लड़कियों में दिक्कत है, ठीक है। तो लड़कियों से दूर रखो, मैं बोला हूँ कई बार बोला हूँ कि हर लड़की का हंसना एक अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गदा है। पगलू तो पढ़ लो, वर्दी पाना है तो पढ़ना पड़ेगा, ललमुनिया के चक्कर में मत पड़ो ना तो पागल हो जाओगे तू लोग। और वह तुम सोचते हो कि वो पढ़ती नहीं है, और जिस समय तुम बात करते हो उस समय वो बात करती हैं, और जिस समय तुम्हारा मन करेगा बात करने के लिए बाबू
तो वो पढ़ाई करती हैं तो पढ़ाई के पीछे भागो, लड़कियों के पीछे मत भागो। मैं यही कहूंगा, अगर वर्दी पहना है, जुनून है, तो इस वर्दी से प्रेम करो, अपने माँ बाप से प्रेम करो। लड़कियों में कुछ रखा नहीं है तो आप मेहनत करिए, जबरदस्त तरीके से पढ़िए। ठीक है, तो ये शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। थोड़ा सा उपसर्ग से 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, किस तरीके से हम हल कर सकते हैं। जैसे सवाल आपसे पूछेगा, अगर प्रश्न अगर आपका आ गया, प्रश्न अगर आ गया तो पहला इसमें का प्रश्न आ गया, जैसे देगा क्या। अब इसमें थोड़ा सा एक बात थोड़ा जान लीजिए कि प्रश्न दे देगा निर्बल। क्या दे देगा? निर्बल। मैं बोला कि निर्बल दे दे। निर्बल में उपसर्ग है, निर्बल में क्या है? उपसर्ग है। ये निर्बल में उपसर्ग। ऑप्शन ए, बी, सी और डी बना दे। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा प्रश्न में, प्रश्न दूसरा पूछेगा आपसे कि दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार में दुर्व्यवहार में मूल शब्द है, मूल शब्द है, मूल शब्द है। ठीक। तीसरा ए, बी, सी और ये आपका डी। क्वेश्चन प्रश्न तीसरा देखिएगा भाई, प्रश्न तीसरा देखेंगे। अगर आप ये कह दें, अगर आप ये कह दें कि जैसे दे देगा अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष में उपसर्गों की संख्या है, उपसर्गों की संख्या होगी, उपसर्गों की संख्या होगी। ये देखिएगा, उपसर्गों की संख्या होगी। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन 2, 3, 1, 4 हो गया। अब इसमें दुर्व्यवहार में देखिएगा, अवहार, हार, आहार, सभी। ये अब निर्बल में देखो, नी, 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 नीर, नीर। ठीक, इस तरीके से दे। या ऑप्शन एक और जबरदस्त तरीके से बनाता है, ए, बी, सी, डी का। या तो पहले ही दे देता है नी, बी देता है नी, सी देता है नीर, दे देता है आपका नीर, ऐसे केवल तो हलंत वाले कैसे, और एक देता है नीर। तो ध्यान दीजिएगा, ये नीर वाले को सही हमने बोला ना कि ये देगा, अगर ये नीर होगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं देता तो इसको सही करना। अब इसमें देख लीजिएगा, पूरा अंक पढ़िएगा, ये डी वाला सही होगा। और दुर्व्यवहार में मूल शब्द है, मूल शब्द का मतलब क्या है कि जिस शब्द में उपसर्ग लग रहे हैं, जैसे बेकार है, बेकार है, इसमें उपसर्ग क्या दे है ना, तो दे को हटा दीजिए, कार को छोड़ दीजिए, तो ये जो हो गया ना, ये मूल शब्द हो गया। कौन सा शब्द हो गया भाई? मूल शब्द। और ये बे जो है बाबू, यह उपसर्ग है। अरे उपसर्ग इसलिए है कि अगानवे लगा है, अरे पिछानवे लग जाता तो प्रत्यय हो जाता रे बाबू। तो इसलिए याद रखिएगा, ये उपसर्ग होगा कब जब आगे लगेगा तो प्रत्यय होगा कब जब पीछे लगेगा तो चलिए आएगा ना जी पीछे से है, तो चलिए आएगा जब पीछे से तो प से पीछे प से प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, आप प से कब देने पागल हो जाएगा। और देखो बाकी जो बच गया वो आगे होगा कब जब उपसर्ग की बात होगी तब। अब देखो मूल शब्द उसी तरीके से इसको तोड़ेंगे। अब इसको तोड़ेंगे यदि हम, इसको तोड़ेंगे यदि, तो आप तोड़ना बाबू, यह होगा दूर धन बी, बी धन औ अधन आय, औधन आय। तो मूल शब्द क्या है बाबू? ये भी उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है। अगर इसमें उपसर्गों की संख्या पूछता तो 3 न बताते जी। अब देखो, अगर दूर ऑप्शन में न दिया हो तो यहाँ पे बाबू दू भी दे सकता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ये जो दिया है, हार जो होगा, यह ऑप्शन आपका राइट होगा। अप्रत्यक्ष में उपसर्गों की संख्या, अब इसको तोड़ेंगे भाई, अब तोड़ेंगे यदि कि तो आप तोड़ेंगे और धन प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष को भी तोड़ेंगे भाई, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है आपका। अब इसमें, अब इसको और इसको तोड़ेंगे प्रति, प्रति धन बाबू अक्ष। ये राजू, अरे है मूल शब्द हो गया जी, आगे अ भी उपसर्ग है, प्रति भी उपसर्ग है, तो उपसर्गों की संख्या बाबू दूगो ना बोलेंगे जी। अब मूल शब्द पूछता तो क्या बताते? अक्ष बताते। तो इस तरीके से शायद हमारी बातें बिल्कुल समझ में आई है। 2-3 तो यही सवाल, एक तो ऐसे पूछेगा, एक तो आपसे मूल शब्द पूछेगा, एक तो आपसे दे देगा उपसर्ग, उसमें बोलेगा शब्द दे देगा, बोलेगा बताइए इसमें उपसर्गों की संख्या।
कितनी है, तो शायद हमारी बातें बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। अब सीधे चलते हैं प्रत्यय के पास। आखिर प्रत्यय होता क्या है, थोड़ा सा ये बातें जान जाइए। प्रत्यय का कहानी क्या है, जैसे हम प्रत्यय के बारे में जानते हैं। सबसे पहले प्रत्यय, प्रत्यय को सफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सफिक्स। अब ये प्रत्यय क्या होता है, थोड़ा सा ये जान जाइए। अब ये जानिए, यदि किसी शब्द के, तो यदि किसी शब्द के पीछे लगकर अर्थ को, यदि पीछे लगकर अर्थ को बदल दे, पीछे कहाँ लगकर, बस 95 की टोचनी आई। अब अर्थ को बदल कर अर्थ को बदल दे, अर्थ को क्या दे भाई, बदल दे, तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो उसे क्या कहेंगे भाई, प्रत्यय कहेंगे। प्रत्यय की कहानी थोड़ा सा जान लीजिए। अगर आपसे प्रत्यय का मतलब क्या है, जैसे सजा है, अब इसमें आवट जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सजावट। अब इक जो है ये वट हो गया। अभी क्या है, संसारिक, ये हो गया संसारिक हो गया। क्या हो गया, संसारिक। तो इसमें इक प्रत्यय है। क्या भाई, इक प्रत्यय है, तो पीछे लगेगा। अब इसको तोड़ोगे ना, तो ये होगा संसार धन। संसार धन, बहुत लोग कहेगा अरे सर जी बाबू और संसारिक है जी सर जी, तो सांसारिक होना चाहिए ना रे बुद्धि नहीं, यही तो कला है, यही तो प्रत्यय में कला है। हम बताएंगे ससुरा है का कला। अब देखोगे, दो देखो, अगर आपसे पूछेगा जी कि प्रत्यय कितने प्रकार का होता है, प्रत्यय कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, तो ये बाबू बुर्बक के नहीं जवाब होगा कितना, दो बोलोगे अरे सलमान जी सर जी पढ़ाए हैं जी कि प्रत्यय के प्रकार जब पूछेगा तो कितना, दो। और जब उपसर्ग पूछेगा हिंदी का तो 13 बताएंगे, और जब संस्कृत का पूछेगा तो 22 गो। अरे बाबू उर्दू पूछ देगा तो जी, तो ये बाबू उर्दू पूछेगा तो 19 गो, 19 को टिक मार देंगे। पूछेगा उपसर्ग क्या है, तो बताएंगे उपसर्ग तो भाई सर जी बताए थे कि शब्दांश से कहा लगता है 91 अब प्रत्यय में पोसे प्रत्यय पोसे 95। कहानी दुइये को है बाबू, आगे की पीछे की, आगे से पीछे से। ऐसे ही एक नया नया जो है कि शादी उदी हुआ था, स्कॉर्पियो बेचारा रखा था, एकदम बेहतर शादी में भाई पुलिस में लग गया। इसीलिए बोल रहे हैं कि पुलिस में पा जाओगे तो कम से कम स्कॉर्पियो नहीं तो बोलेरो तो मिल ही जाएगा रे कुछ वक्त ना। अब जो है कि गाड़ी पे, एक रोड पे एक ट्रक खड़ा करके जो है कि गाड़ी के धुआ था तो अचानक उधर से, और उस ट्रकवा के पिछवा लिखा था कि सावन आएगा। ट्रकवा के पिछवा लिखा था भाई सावन आएगा। तब तक एगो ट्रक आई, होने से एकदम चापत आई, मरलस की बाडी उडी टूट टाट के पीठ भइल की रहा करो पिछवा देखो का निकल बा। तो ट्रकवा के पिछवा लिखल रहे सावन आया झोंके से। क्या, सावन आया झोंके से। अब बाबू भइल की ठीक बा, ओकरा बतेले जौना के स्कॉर्पियो मिलल है बाबू, और कदम आई बेचारा तुरंत फारत बॉडी बाडी तूर तार के सब ठीक भइल की रहे करो पिछवा देखो का लिखल बा। तेकरा पिछवा लिखल रहे कि प्यार, मैंने प्यार किया दिल से बॉडी से नहीं, तो इसलिए पीछे से बात होगा तो प्रत्यय होगा, आगे से बात होगा तो उपसर्ग होगा। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, थोड़ा सुनते रहिए भाई। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला जो होता है भाई, पहला जो होता है कृदंत प्रत्यय होता है, कृदंत प्रत्यय होता है, कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय का मतलब थोड़ा सुन लीजिए, जो क्रिया के अंत में लगता है, जो क्रिया के अंत में लगता है, क्रिया के अंत में लगता है, क्रिया के अंत में लगता है बाबू, उसी को क्या कहेंगे, कृदंत क्रिया। कृत माने क्रिया, याद रखिए, कृत माने क्रिया, कृत माने क्रिया। अब इसको तोड़ोगे ना भाई तो कृत धन अंत होगा। कृत का मतलब होता है क्रिया, और अंत माने बाबू पीछे हो, तो जो क्रिया के अंत में लगता है उसको कहते हैं कृदंत प्रत्यय। जैसे कहने का मतलब है, बोलेंगे पियो को आहिए दादा पियो को, देने कहेगा भूलो को, क्या कहेगा भाई, भूलो को। आप कहेंगे सर जी ये कैसे है, अरे बुर्बक तेरे अकड़ जो है प्रत्यय है जी, अकड़ है प्रत्यय है, पी मने पी ना अकड़ मैंने घूम दिया आप रहो,
पी के यदि घूमता तो पियकड़ बा, और भुला के घूमता तो भुलाकड़ बा, इसलिए इसमें अकड़ है, इसमें भी अकड़ है। ए बाबू, ये बताइए क्रिया ही ना है, ये क्रिया ही है ना, तो पीना भूलना ये क्रिया है ना, तो क्रिया के अंत में लगेगा तो कृदंत प्रत्यय है। अब देखो दूसरा टॉपिक भैया थोड़ा सा पढ़ लीजिए भी, तो अधिक प्रत्यय, त्वधित प्रत्यय। त्वधित प्रत्यय का मतलब क्रिया को छोड़ दो जब उद्भव, संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा जी, संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, अरे विशेषण होगा बुद्ध, क्या होगा, विशेषण होगा, इसके अंत में लगेगा प्रत्यय न जी, वो समझिएगा कि त्वधित प्रत्यय, त्वधित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगता है, अंत में क्या होता है, लगता है, अंतवा में लगता है, इसलिए कि पीछे से टोचन आ रहा है जी, तो ये होगा अंत में लगता है, तो अधिक प्रत्यय कहलाता है। अब कहानी क्या है तो अधिक प्रत्यय में, अब थोड़ा सुन लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप जान जाइए, एग्जाम्पल के तौर पे आप जानिएगा ये कि जैसे मैंने बोला गरीब हूँ, मैंने बोला गरीब हूँ, तो आपने बोला क्या हमारी गरीबी आपने नहीं देखी। अब देखिए मैंने बोला मैं तो सुंदर हूँ, आपने बोला क्या मेरी सुंदरता आपने नहीं देखा, तो इसमें ई प्रत्यय जुड़ा, इसमें ता प्रत्यय जुड़ा, और मैंने बोला अपनापन, अपनापन, जैसे अपनाना कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं, अपनाना। गाना तो सुना ही होगा, और आपने गाना तो देखा ही होगा, फिल्म तो देखी होगी, सनी देओल, बॉबी देओल, धर्मेंद्र के, और जो है कि बोलता है कि ये 2.5 किलो का हाथ है, उठता है जब लोगों पे गिरता है तो उठता नहीं है, उठते नहीं है, उठ जाते हैं। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। तो अपनाना, ये इसमें अपना जो है सर्वनाम है, सुंदर जो है विशेषण है, गरीब जो है वो क्या है आपका भैया, संज्ञा है, संज्ञा में भी क्या, जातिवाचक। तो इस तरीके से बातें होगी तो आपका तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। अब जो टॉपिक लाएंगे वह अपने आप में ब्रांड टॉपिक होगा और जबरदस्त होगा, उसको देखेंगे, 2-4 नोट है, शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में अरे आएगी, कैसे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब की जो वार होगा वह सीधे वर्दी के वार होगा, वर्दी को लेकर के जब तक वर्दी लेंगे नहीं तब तक दम छोड़ेंगे नहीं। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अगला टॉपिक देखेंगे, इस टॉपिक में देखिए नोट नंबर में सबसे पहले नोट की बात करता हूँ, नोट की बात करता हूँ। नोट में क्या है, अगर देखिए यदि किसी शब्द का, यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द का शुरुआत, अगर किसी शब्द का शुरुआत, अगर किसी शब्द का शुरुआत जो है, शुरुआत जो है, यदि किसी शब्द का शुरुआत जो है, अगर आप कह सकते हैं कि यदि किसी शब्द का प्रारंभ कर दीजिए, क्या कह दीजिए, प्रारंभ, कोई कोई व्यंजन से हो, व्यंजन से हो, जिसमें जिसमें ओ के अलावा कोई स्वर न लगे, ये ओ के अलावा, अलावा कोई स्वर न लगा, कोई स्वर न लगा हो, न लगा हो, लगा हो, स्वर न लगाओ, न लगाओ, और उसके अंत में, उसके अंत में यदि, उसके अंत में यदि एक प्रत्यय, भैया कौन प्रत्यय जी, एक प्रत्यय जुड़ जाता है, यदि एक प्रत्यय जुड़ जाए, जुड़ जाए, तब तब वह आ में बदल जाता है, तब वह आ में बदल जाता है, तब वह आ में बदल जाता है। मैंने क्या बोला थोड़ा सुनिए, मैंने बोला राजू कि संसार है धन एक है। मैंने बोला कि यदि किसी शब्द के प्रारंभ में कोई व्यंजन हो, स है व्यंजन राजू हो, जिसे जिसे जिसमें सॉरी जिसमें जिसमें आप जिसमें अ के अलावा कोई स्वर न लगाओ, केवल वही लगा है, न लगाओ, और उसके अंत में यदि इक जुड़ जाए तो वह आ में, यानी कि जब ये जुड़ेगा तो ये सा में होगा,
यह होगा सांसारिक, ये होगा सांसारिक, ये होगा सांसारिक। तो सवाल जब पूछा जाता है कि सांसारिक प्रश्न आपसे किस तरीके से पूछा जाता है भैया, पूछा जाता है कि सांसारिक में मूल शब्द है, मूल शब्द है, सांसारिक में मूल शब्द है, तो ऑप्शन ए बनता है, बी बनता है, सी बनता है और डी भी बनता है। ए बनता है कि संसार, क्या बनता है संसार, और डी में बोलता है संसार, और सी में बोलता है केवल सार, और इसमें केवल बोलेगा संसारक, क्या बोलेगा संसारक। तो लड़का पढ़ा होगा कि अरे मास्टर साहब बोले थे कि जब अ होगा उसमें इक होगा तो आ होगा, अरे यानी कि इसी में अ है और जब इसमें इक जोड़ेंगे अरे बुर्बक तो अभी तो आ में बदलेगा, तो इसलिए संसारिक। बहुत लोग संसार पे क्या करते हैं, सही कर देते हैं। उसी तरीके से समाजधर्म इक होगा, समाजधर्म, तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा यह सामाजिक होगा। जैसे आप जो होगा, जैसे आप जो है धर्म धर्म की का अगर करेंगे तो यह होगा आपका धार्मिक, क्या होगा धार्मिक। तो इस तरीके से आप हमारी बातों को बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि क्या कहानी है और किस तरीके से आगे देखेंगे। आगे देखेंगे और भी नोट है, और भी नोट है, नोट अगला देखेंगे, नोट अगला देखेंगे। अब देखिए जैसे बुध बुध मूलधन एक, भूतधन एक। अब देखिए ये कहानी क्या है, थोड़ा सुन लीजिए। कहानी यहाँ ये है भाई कि अभी तक तो अ से स्टार्ट हो रहा है। यदि कोई व्यंजन हो उसमें छोटा हूँ, यदि कोई व्यंजन हो उसमें छोटा हूँ या बड़ा हूँ से लगा हो और उसमें जब इक प्रत्यय होगा ना तो यह अ में बदल जाता है। छोटा हूँ या बड़ा हूँ जब होगा ना, और जब यह इसमें जब इक प्रत्यय जोड़ेंगे ना, क्या जोड़ेंगे इक, तो यह जो होगा या तो वो में बदलेगा नहीं तो अ में। आइए हम आपको बताते हैं कैसे आपको जान जाना। अब देखिए वो जो है बाबू, वो जो है आपको पता है कि अधन में मिलता है वो बनता है ओ। अब अ भी है तो अधन ओ से मिलता है तो भाई ऊ और रिलेटेड है कि नहीं। इस तरीके से याद रखिए कि इससे रिलेटेड ऊ का रिलेटेड ओ से है, अ से है, तो इसलिए याद रखिए कि जब ऊ अ से स्टार्ट होगा ना, जब ऊ अ से स्टार्ट होगा ना भाई और उसमें इक होगा तो ये सीधे किसमें बदलेगा ओ में, यानी कि बुध धनिक होगा। आपको पता भी होगा यह होगा बौद्धिक होगा, मूल धनिक होगा, जो आपको पता होना चाहिए कि ये मौलिक होगा। भूत धनिक आपको पता होना चाहिए कि यह क्या होगा भौतिक होगा। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, आपको किसी प्रकार की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नोट अगला देखेंगे, नोट अगला देखेंगे जैसे है, अब जैसे है इतिहास, इतिहास है। अब इसमें एक प्रत्यय जोड़ेंगे, वही कहानी है कि जब छोटी बड़ी से स्टार्ट होगा और जब इसमें एक प्रत्यय जुड़ेगा तो या तो यह ए में या तो आई में। अब ए आपको पता है कि आपका अधन ई मिलता है तो ये बन, यानी कि ए में ई आता है। तो आप इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि इससे रिलेटेड क्या है, ई है, जब ई होगा तो एम बदलेगा, तो इसलिए क्या हो जाता है ऐतिहासिक। क्या हो जाता है भाई ऐतिहासिक। अब आप जान जाइएगा। अब इस तरीके से जैसे आप इस तरीके से आप देखेंगे तो हमें जहाँ तक उम्मीद है आपको हमारी बातें बिल्कुल समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से है, अगर कोई दिक्कत है किसी प्रकार का तो आप कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ दिक्कत है। अब देखेंगे, अब आप देखेंगे एक टॉपिक और, अब क्वेश्चन टाइप का देखेंगे। टाइप का क्या होगा, टाइप ये कहेगा कि टाइप, आप टाइप नहीं कहिए, अब आप नोट अगला भी कह लीजिए। नोट अगला कहिए, नोट अगला ये कहिए कि अगर आप जानेंगे, अगर नोट अगला कहेंगे। अब जैसे इसमें आपको पता होगा कि नीति, नीति धनी की जब जुड़ेगा ना तो यह भाई नैतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा नैतिक होगा, क्या होगा नैतिक होगा। ध्यान दीजिएगा यह हो जाएगा नैतिक, इसलिए कि छोटी बड़ी से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें नैतिक। अब नोट अगला देखिए, कुछ कुछ ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिसमें जिसमें
उपसर्ग और प्रत्यय दोनों, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे, और प्रत्यय दोनों लगे, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे, दोनों लगे, दोनों लगे, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे। कुछ ऐसे शब्द जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय का मतलब क्या? अरे वह गांधे और को से पिछानबे जी, पीछे लागल होके आगे लागल। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे तो आप जानते हैं अधार्मिक, अधार्मिक, अधार्मिक को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा और इसमें धार्मिक में एक लगा है तो अ में बदलेगा, जब टूटेगा, जब जुड़ेगा तो आ में बदलेगा, जब टूटेगा तो अ में, यानी कि ये होगा धर्म, अधर्म क्या ठीक है। और इसमें प्रत्यय पीछे लगा है, उपसर्ग आगे लगा है, तो यह उपसर्ग हो गया, यह उपसर्ग हो गया, और यह आपका प्रत्यय हो गया, यह आपका प्रत्यय। आप भी चवाला जो बच गए जिसमें लग रहा है खेला हो गए, वह जो होगा भैया वो तो ससुरा मूल शब्द न होगा जी। कौन सी होगा? मूल शब्द होगा। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, और इसी तरीके से आपको सवाल देखने को क्या करेगा, मिलेगा। और इसमें आप आसानी पूर्वक से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। और बस एक टॉपिक, ये तो उपसर्ग और प्रत्यय की कहानी थी। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा विराम चिन्ह, और विराम चिन्ह में ज्यादा नहीं, जो इम्पोर्टेंट है 8-10 जो इम्पोर्टेंट है बस केवल उसी को पढ़ेंगे। और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पूरा वीडियो पूरा बिल्कुल समझ में। यहाँ से 2 सवाल बनते हैं, एक तो सवाल नंबर पहला बनता है उपसर्ग से, दूसरा सवाल बनेगा प्रत्यय से, प्रत्यय से तीसरा सवाल जो हम पढ़ाएंगे वो है विराम चिन्ह। और एक ही क्लास में उपसर्ग प्रत्यय और विराम चिन्ह क्या खल्लास। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अगला टॉपिक देखेंगे जिसका नाम होगा विराम चिन्ह, विराम चिन्ह जो होगा विराम चिन्ह। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आएगी। विराम चिन्ह, विराम का मतलब देख लीजिए, विराम चिन्ह का मतलब यह है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अगर अर्थ हम बोलेंगे, अर्थ विराम चिन्ह का अगर विराम चिन्ह का अगर हम यहाँ पे अर्थ बोले, क्या बोले भाई? अर्थ बोले किस भाषा से लिया गया बोले, अगर बोले कि इसके जनक कितने कौन है, ठीक, और ठीक, अगर इसकी बात करें तो विराम का मतलब होता है रुकाव या ठहराव, या आपका होता है रुकाव, या आपका होता है ठहराव, ठहराव मैंने रुकना और ठहरना। भाषा में किस भाषा से लिया गया है? इंग्लिश से लिया गया। कौन सा भाषा से भाई? इंग्लिश से लिया गया। किससे लिया गया है? इंग्लिश। जनक इसके कौन है? कामता प्रसाद गुरु, कामता कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु। इस कामता प्रसाद गुरु ने, आपको मैं बता दूं, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो विराम चिन्हों की संख्या है, जो विराम विराम चिन्हों की जो संख्या है, विराम चिन्हों की संख्या जो है, विराम चिन्हों की जो संख्या है वह आपका 20 है, वह आपका 20 है। जिसमें इन्होंने इन्होंने इसको, जिसको बोलते हैं उपविराम, उपविराम, उपविराम चिन्ह को नहीं माना, चिन्ह को नहीं माना, चिन्ह को नहीं माना है, चिन्ह को नहीं माना है। ठीक है, यानी कि अगर पूछ देगा कि बताइए विराम का मतलब क्या होता है, तो रुकाव या ठहराव होता है। पूछ देगा कि विराम किस भाषा से लिया गया है, तो इंग्लिश से लिया गया है। पूछ देगा कि इसके विराम चिन्ह के जनक कौन है, तो कामता प्रसाद गुरु है। पूछ देगा कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो 20 है। पूछ देगा कामता प्रसाद गुरु के अनुसार किस विराम चिन्ह को नहीं रखा गया है, उप विराम चिन्ह को। आखिर क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं, जैसे बोलते हैं प्रातः, क्या बोलते हैं? प्रातः। तो इसलिए इसे जो है कामता प्रसाद गुरु ने अपने विराम चिन्ह में नाम नहीं दिया। और इस तरीके से आप पूरी बातें, इतना टॉपिक था, और जो है कि आप हमारी बातें बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट जो है कि आपका विराम चिन्ह है, मैं उसके बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और हमें जहाँ तक उम्मीद है आपको ये पूरी बातें बिल्कुल समझ में आई होगी। इसमें हमको लग रहा है कि नो डाउट कि आपको हमारी बातें बिल्कुल समझ में न आई हो। तो आप इसको जान सकते हैं और आप देख भी सकते हैं। आप इसको जान सकते हैं और क्या कर सकते हैं भाई?
देख सकते हैं। तो आप इस तरीके से देखेंगे। अब इस तरीके से देखने के बाद अब आप देखेंगे कि ये जो कहानी है आपकी, ये जो कहानी है, अब इसमें जो विराम चिन्ह इंपॉर्टेंट है, मैं उनके बारे में बताऊंगा आपको कि क्या। जैसे कि पहले आप जानेंगे अल्प विराम, अल्प विराम जानेंगे, ठीक। उसके बाद आप जान जाइए अर्ध विराम, अर्ध विराम। उसके बाद आप जान जाइए पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। उसके बाद आप जान जाइए उप विराम, भले ना हो लेकिन आप जानेंगे उप विराम के बारे में। उसके बाद आप जानेंगे उद्धरण, क्या है उद्धरण। उसके बाद आप जानेंगे विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, बोधक या संबोधन, या है आपका संबोधन, या आप कह लीजिए, या कह लीजिए आश्चर्यजनक, या कह लीजिए आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक, ये आप कह लीजिए आश्चर्यजनक, कह लीजिए आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक, ठीक है, आश्चर्यजनक कह सकते हैं। उसके बाद ये आप कह सकते हैं, ये सभी अपने आप में, अभी सभी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक आप जान सकते हैं। उसके बाद आप जान सकते हैं पुनरुक्ति, जान सकते हैं भाई पुनरुक्ति, पुनरुक्ति। उसके बाद आप जान सकते हैं विवरण, क्या है विवरण है, विवरण आप जान सकते हैं। उसके बाद आप योजक जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं योजक जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और बच रहा है तो आप बताइएगा। आप जान सकते हैं अंश पद, अंश पद, या इसे त्रुटि पूरक कहते हैं, क्या कहते हैं भाई त्रुटि पूरक कहते हैं, क्या कहते हैं त्रुटि पूरक कहते हैं। अब एक बात इतना जानने के बाद आप जान लीजिए कि आप इस टॉपिक को आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अल्प विराम का मतलब आप जान जाइए, ये ऐसे कामा हो तो अल्प विराम, अर्ध विराम का मतलब जानिए कि ऐसे हो तो अर्ध विराम है, पूर्व सॉरी पूर्ण विराम है, ये क्या है भाई पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का मतलब ये पूरा। उप विराम का मतलब मैंने अभी आपको बताया। उदाहरण का मतलब देखिए, उदाहरण का कहानी आपका, एक तो ये कहानी है, एक तो कहानी ये है, एक तो कहानी ये। जब ये कहानी होगा तो आप जान जाइएगा कि यह वाक्य के लिए प्रयोग होगा। अगर ये कहानी होगा तो आप जान जाइए शब्द के लिए प्रयोग होगा। किसके लिए भाई शब्द के लिए। जैसे आप ये जानिएगा कि अगर इसका प्रयोग करेंगे, अगर मैं कोई परिभाषा लिखा, मैं कोई मान लेते हैं यहाँ से परिभाषा लिखा कि विराम चिन्ह को हम रुकाव या ठहराव कहते हैं, तो पूरा यहाँ से लगा करके अगर मैं यहाँ तक आपको ऐसे कर दूं तो यह जो होगा उदाहरण का तो प्रयोग होगा, लेकिन वह वाक्य के लिए दूसरे की डबल हो गया। अब जब सिंगल की बात हो गया, अगर मैं मानूं कि विराम चिन्ह को ठहराव भी कहते हैं तो हम बस केवल लगाएंगे तो केवल शब्द के लिए। तो आप इतनी बातें आप जान जाइए कि शब्द के लिए एक लगाते हैं, वाक्य के लिए दो। विस्मयादि बोधक का मतलब आप जान जाइएगा, ये होता है, ये होता है संबोधन मनारे बाबू मैकवा होता है ना ऊपर गद्य ने ऐसे कर देना। संबोधन करने के लिए मैक का प्रयोग करते हैं, नीचे कर देंगे जी तो ये जो होगा क्या होगा आपका विस्मयादि बोधक होगा। प्रश्नवाचक माने अरे भैया काली माई के फरसा वाला नीचे बिंदु बा खून टपके लगन मरल तो। पुनरुक्ति का मतलब ये होगा, पुनरुक्ति का मतलब ये होगा, पुनः का मतलब बार बार, विवरण का मतलब ऐसे होगा, विवरण का मतलब ऐसे हो जा, योजक का मतलब ये होगा, हंसपद, हंसपद या त्रुटि पूरक का मतलब भैया ये होगा। इसका प्रयोग करेंगे। और एक बात आप याद रखिएगा, एक बस लास्ट टॉपिक है इसी में का, जिसका नाम है संक्षेप। क्या है भाई संक्षेप या संक्षेपीकरण, संक्षेप या संक्षेपीकरण के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको हम जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं जीरो। अरे लिखते हैं ना उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश तो हम जीरो जानते हैं, लेकिन नहीं, यही जो है ससुरा उससे संक्षेप या संक्षेपीकरण, या इसको हम लाघव भी कहते हैं, या इसको हम लाघव के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा है अल्प विराम, तनी मनी कहता रुको अर्ध विराम, ये वाक्य के बाद लगता है, दो वाक्य को जोड़ेंगे तो वहां लगेगा। पूर्ण विराम मैंने पूरा खाड़ हो जाए एकदम, अब हिले डोले के नहीं खे। उप विराम मैंने बोला कि इसी को कामता प्रसाद गुरु ने अपने भाषा में नहीं रखा, अपने विराम चिन्हों में नहीं रखा। उदाहरण का मतलब इस तरीके से होगा, डबल वाला सिंगल वाला, सिंगल वाला होगा तो शब्द पे लगेगा,
डबल वाला होगा तो वाक्य पे लगेगा। विस्मयादि बोधक का मतलब हमने बोला कि मैं कैसे बोलते करते पलट देवो, भैया ये हो गई। उसके बाद प्रश्नवाचक का मतलब आप जान जाइएगा कि क्वेश्चन मार्क होगा। पुनरुक्ति का मतलब पुनः, मैंने बार बार वही शब्द बार बार आते हैं तो इसका प्रयोग। विवरण का मतलब जैसे मैं लिखता हूँ कोई भी विराम चिन्ह तो इसको करके आगे परिभाषा, यही जो है आपका विवरण चिन्ह है। योजक का मतलब ये है, त्रुटि पूरक का मतलब ये है, और आपका संक्षेप संक्षेपीकरण या लाघव इसको बोलते हैं। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, बेहतरीन है। मैं लाख करके जाता हूँ यहाँ से इस वीडियो से 3 क्वेश्चन 100% की गारंटी के साथ में बोलूंगा भैया कि एकदम बिल्कुल आएगा। आप जितने भी एग्जाम हुए हैं उठा करके उन प्रश्नों को देखिए, और मैं ऐसे ही नहीं पूरे दावा के साथ कहना चाहता हूँ कि जितने टॉपिक से वीडियो बनाया गया है उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ जाएगा आपके पेपर में, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा 50 या 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो कि जबरदस्त और पूरे हिंदी के सब्जेक्ट का निचोड़ होगा, सभी सिलेबसों का उसका निचोड़ होगा। और धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और बता दूं प्यार से कि आपके लिए बहुत मेहनत किया जाता है, तो आप थोड़ा सा लाइक करिए, कमेंट करिए, सर अच्छा है नहीं है, कोई बातें हो तो बताइए आप। और मैं एक अभिषेक जो है लखनऊ से है, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि सर आप जो वीडियो पढ़ाते हैं बेहतर पढ़ाते हैं, और हम लोग उसे देखते हैं, और पिछले वीडियो में भी, पिछले पेपर में भी आपके पढ़ाए हुए प्रश्नों का आया। और जो सर साहित्य का जो टॉपिक पढ़ाए, जो सर आप ट्रिक पढ़ाए कि पवन अभिवाचा बा, तो उसका जो है कि जितनी तारीफ जितनी प्रशंसा, तो बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद की आवश्यकता है। और आप लोग ऐसे ही खूब मन लगा करके पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।